नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम समान हिंदी के सीसेट के प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे और 2012 से 2017 तक सारे समान हिंदी के प्रश्न हमने देख लिए हैं जो विगत वर्षों में यूपीपीसीएस के सीसेट पेपर में आए हैं। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं असूर्यम पश्या। असूर्यम पश्या जब शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, यानी सूर्य मतलब सन। तो विकल्प सी इसका आंसर हो गया। अज्ञ का अर्थ क्या है? तो अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ भी नहीं जानता है उसे अज्ञ कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने साइड में लिखा है 2012 से लेकर के 2017 तक जितने भी प्रश्नों का हमने इस प्रकार के प्रश्नों का डिस्कस किया था उसका एक शॉर्ट रिवीजन, मतलब जितने शब्द के अर्थ पूछे थे सब मैंने यहाँ लिख के रखा है। जैसे एक आया था जानने की इच्छा रखता हो तो उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु। अवगुंठन, अवगुंठन का अर्थ क्या होता है? घूंघट। अच्छा, इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि अवगुंठन एक तत्सम शब्द होता है और घूंघट एक तद्भव शब्द है। इसका कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किया था। क्या किया था कि तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो जिस प्रकार संस्कृत भाषा में प्रयोग हो रहे थे वो शब्द उसी प्रकार से आज भी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे कि नारी, नीर, है ना, ये वाला रवि, तो ये सब सारे शब्द वही हैं तत्सम वाले। घूंघट तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द तो निकले हैं तत्सम शब्द से ही, लेकिन थोड़ा परिवर्तन हो चुका है उसमें। जब अब हिंदी में आज हम प्रयोग कर रहे हैं तब तो उसे तद्भव कहते हैं। जैसे कि हस्त, हस्त क्या है? तत्सम शब्द है, लेकिन उसका परिवर्तन करके अब क्या यूज करते हैं? हाथ। तो इस तरीके से हाथ यानी कि तद्भव शब्द है। तो एक शॉर्ट रिवीजन हो गया। अब देखिए दैवज्ञ एक आया था। दैवज्ञ का मतलब क्या होता है? ज्योतिषी। ऐसना भी एक शब्द हमने डिस्कस किया है। ऐसना का अर्थ क्या होता है? अभिलाषा या तृष्णा। एक शब्द आया था निश्चल। निश्चल मतलब अचल या स्थिर, मतलब जिसको हिलाया ना जा सके उसको निश्चल कहते हैं। और एक लास्ट शब्द ये भी है कि स्वयंभू। तो स्वयंभू जिसे जो स्वतः उत्पन्न होता है उसे स्वयंभू कहते हैं। तो सारे जो शब्द के अर्थ थे वो सारा रिवीजन अभी हो गया हमारा। अब देखिए 88 में क्या क्वेश्चन है? 88 में 88 में है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार किए किस वाक्य में होगा? तो देखिए वैसे तो इसका आंसर डी है, मोहन को बाजार क्यों जाना था। इसका आंसर सही है, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? हम ये जानें कि कैसे हम पहचानेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग इस वाक्य में होगा या कोई अमुक वाक्य में होगा। तो जिस वाक्य से आपको ये पता चले कि उत्तर की अपेक्षा की गई है, मतलब वाक्य है लेकिन वाक्य पढ़ने से महसूस हो रहा है कि उत्तर देने की बात की गई है, उत्तर देना ही होगा, तब समझ लीजिए उसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह होगा। जैसे देखिए हम विकल्प को देखते हैं, क्या लिखा? मोहन को बाजार क्यों जाना था। तो क्यों का जवाब तो देना होगा, तभी तो ये वाक्य पूरा मतलब उत्तरित होगा। अब लिखा हुआ है ऊपर में, अन्य विकल्प को देखते हैं तो और क्लियरिटी हो जाएगी। लिखा हुआ है मोहन बाजार गया था, तो इसमें क्या क्वेश्चन मार्क? ठीक है, गया था, कोई क्वेश्चन उत्तर की अपेक्षा नहीं है इसमें। सीता जानना चाहती है भाई घर कब आएगा। तो देखिए इस तरह आपको लग सकता है कि अरे इसमें भी तो जानना चाहती है बोल रहा है। तो जानना चाहती है भाई घर कब आएगा, मतलब थोड़ा वाक्य को समझिए तो आपको लगेगा कि हाँ ये ऐसा जानना चाहती है, कॉमा दे दिया है, भाई घर कब आएगा। तो अब मतलब समझ में आना चाहिए। इसके जवाब तो मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन आपको वाक्य पढ़ने से लगेगा कि कौन उपयुक्त है, क्योंकि विकल्पों में से हमें चुनना होता है ना कि कौन उपयुक्त है। तो इस चार में से एक चुनना है, तो ये मोहन को बाजार क्यों जाना था ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त था, इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया। वैसे बी में नहीं लगेगा ऐसा नहीं है, लग सकता है, लेकिन सबसे उपयुक्त चुनना था। मोहन ने पूछा राम की व्यय कितनी है। व्यय मतलब व्यय, यहाँ पर लिखा हुआ व्यय मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर कितनी है। तो इन सब में से जो सीधा साधा दिख रहा था सही तरीके से, वाक्य विन्यास भी सही है जिसका, वो है डी नंबर, मोहन को बाजार क्यों जाना था। आप अगर समझ में ना आया हो तो कोई बात नहीं, आप देखिएगा अपने मटेरियल में, लेकिन एक बात सिर्फ याद रखिए, जिस वाक्य से उत्तर की अपेक्षा की जा रही हो और वाक्य विन्यास सही लग रहा हो तो समझ लीजिए उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, अगर मतलब समझ में ना आई हो, थोड़ा उलझन हुई हो तो नोट्स में ज़रूर देख लीजिए। 89 अधोलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो देखिए अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द जो भी प्रीवियस ईयर के हैं, तो कभी कभी तो क्या होता है कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो हमें अशुद्ध वाला ध्यान ही नहीं देना, हम सिर्फ शुद्ध वाला प्रैक्टिस करेंगे लिख करके, वो भी तभी जाकर उस पर कमांड बनेगा। तो वैसे पता है ये सेंसर को शायद बाहर निकाला गया था उस साल, क्यों? क्योंकि इसमें दो ऐसे हैं जो अशुद्ध थे, एक दधीची और एक घनिष्ठ। तो इसका उत्तर सही से है नहीं। तो वैसे जो है सही, सिर्फ इसका प्रैक्टिस अगर करना है तो हम कर सकते हैं याज्ञवल्क्य और निवृत्ति। तो अभी के अभी लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। अब देखिए 90 नंबर में क्या है? उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। अभी शब्द की अशुद्धि पूछा था, अभी वाक्य की अशुद्धि पूछ रहा है। अशुद्धि वाले तो प्रश्न हैं ही।
तो क्या है वैसे, क्या लग रहा है, क्या है इसमें? देखिए, उसे मृत्यु दंड की सज़ा मिली थी। मृत्यु दंड और सज़ा, ये जो दोनों शब्द हैं ना, वो समानार्थी हैं, एक ही जैसे भाव प्रकट करते हैं। तो इसलिए ये इसकी अशुद्धियाँ हैं। देखिए लिखा हुआ क्या, सी नंबर इसका सही विकल्प है। दंड और सज़ा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये गलत है, अशुद्धि है। अच्छा, थोड़ा व्याख्या भी पढ़ देता हूँ। उसे मृत्यु दंड की सज़ा मिली वाक्य में दंड और सज़ा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, जबकि इनमें से किसी एक का प्रयोग किया जाना चाहिए। अर्थात इस वाक्य का शुद्ध रूप है उसे मृत्यु की सज़ा मिली या उसे मृत्यु दंड मिला। तो ये इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। तो बोलते कि उसे मृत्यु की सज़ा मिली, या बोलते उसे मृत्यु दंड मिला, तब जाकर के शुद्ध होता। 91 में क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। 91 में लिखा हुआ है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? तो कौरवी। बड़ा आसान है, लेकिन याद रहेगा तभी आसान है। तो खड़ी बोली का और नाम क्या है? कौरवी बोलते हैं। दिल्ली और मेरठ के आसपास में जो क्षेत्र है ना, वहाँ जो खड़ी बोली हिंदी बोली जाती है कौरवी बोलते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। आगे 92, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। तो देखिए, जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? उसे बोलते हैं तात्कालिक वर्तमान कहते हैं, लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो अब कहीं नहीं है तो इसलिए स्टार लगा दिया है, मतलब शायद इसका आंसर क्या माना, यह शायद बाहर निकाला, स्पष्ट नहीं किया है इसमें। हाँ, सबूत दे दिया है कि जो तत्कालिक वर्तमान कहाँ से ये आंसर कह रहा है। तो आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, जो वासुदेव नंदन प्रसाद की जो किताब है, उसके पृष्ठ संख्या 128 का प्रमाण दे रहा है। ये शिल्पी पब्लिकेशन के बुक हैं, उसी में से ये स्कैन करके मैं सॉल्व करा रहा हूँ। अब देखिए, चरण कमल में समास है। अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर तो ढूंढेंगे ही, साथ ही शॉर्ट रिवीजन भी करेंगे, क्योंकि समास, संधि और क्रिया, ये तीन से तो लगभग अच्छा, तत्सम तद्भव भी बहुत सारे वर्ष में हमेशा हर साल प्रश्न है। तो इसको बड़ा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, विशेष तौर पे समास और संधि को। क्यों? क्योंकि एक तो पीटी तो खैर क्वालिफाइंग है, तो लेकिन निकालना तो है ही, क्योंकि सी सेट में फेल तो फेल हो जाएंगे। मेंस भी तो देने हैं, पहला पेपर तो हिंदी है, तो इसलिए करके अच्छे से संधि और समास को तैयार कर लेना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, चरण कमल में समास है। चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कैसे पहचाना हमने? क्योंकि इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध है। विशेषण वो जो विशेषता बताता हो, विशेष्य वो जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही हो। तो चरण कमल, ऐसा चरण जो कमल के समान हो, मतलब फूल जैसा एकदम, मतलब पूजनीय। तो चरण के कमल के समान चरण है, इसलिए विशेषण और विशेष्य का समझ लिए कर्मधारय समास है। और फिर से मैं कह रहा हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, ज़रूर नोट्स बना लीजिए और इसको बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए, जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी आपके पास मटेरियल है स्टडी वाले। खैर, अब हम थोड़ा सा जिसमें जो बड़ा आसानी से पहचाना जाता है समास, उसके बारे में हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो उसी का शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। एक हमने देखा था अव्ययी भाव समास, बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। अव्ययी भाव समास में क्या था? पहला पद बस अव्ययी शब्द होने चाहिए। अव्ययी शब्द कौन कौन से होते हैं? तथा, प्रति, आ, अनु, भर। भर से भर पेट बनता है। देखिए, चरण कमल में दो पद है ना, चरण पहला पद और कमल दूसरा पद। तो पहला पद देखना है कि अव्यय होना चाहिए। जैसे कैसे? प्रतिदिन, तो प्रति में क्या है? अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द उसको कहते हैं जिसमें विकार उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया अव्ययी भाव समास का। फिर द्विगु समास। द्विगु समास में क्या बोला था? पहला पद इसमें संख्या बोधक होना चाहिए। जैसे चौराहा, चौराहा में पहला पद चौ है, यानी कि 4, तो ये क्या है? एक तरीके संख्या बोधक शब्द है, तो इसलिए ये द्विगु समास हो जाएगा। तो याद रखना, ये दो तो बड़ा आसानी से एलिमिनेट भी कर सकते हैं इसके ज्ञान से। अब देखिए 94, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, शुद्धि लिख दिया है। तो नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है? ने प्लस अन। तो इसका सही आंसर ए हो गया। तो देखिए, संधि से भी क्वेश्चन है ही। 95, मृषण का विलोम है। तो मृषण का विलोम होता है रुक्ष। मृषण का विलोम क्या होता है? रुक्ष होता है। एक बार क्या कीजिएगा ना, जैसे जितना भी 2012 से लेकर के 2020 तक जो भी डिस्कशन होगा, तो सारे विलोम शब्द को एक जगह इकट्ठा कहीं लिख लीजिएगा। मतलब पीडीएफ तो मैं दूंगा ही, तो पीडीएफ वाले जो पेज प्रिंट आउट कराएंगे अगर आप, तो उसी पे लिख लीजिएगा, या डिजिटली लिखते हैं तो उसी पे लिख लीजिएगा। तो इससे कभी कभी क्यों होता है ना, सेंटर बोलो सेम क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ ये। 96, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द हैं। तो चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए द्विज शब्द होते हैं। द्विज का मतलब क्या था? ये देखिए, लगभग अप्रत्यक्ष तौर पर नहीं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। द्विज का मतलब जो दोबारा जन्म ले सकता हो। तो ब्राह्मण और चंद्रमा को द्विज कहते हैं, क्योंकि दोबारा जन्म ले सकता है, ऐसा माना जाता है। तो बी इसका आंसर हो गया। 97, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक किसे कहते हैं, सकर्मक किसे कहते हैं?
तो अकर्मक क्रिया, पहले तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं। इसका आंसर है सी नंबर, श्याम हंसता है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन तो नहीं होते हैं, बदल के पूछेंगे। कॉन्सेप्ट जाना जरूरी है। अकर्मक किसे कहते हैं, सकर्मक किसे कहते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार दोहराता हूँ। अकर्मक क्रिया पहचानने का तरीका ये है कि जो क्रिया है उस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ेगी, मतलब जो वो कर रहा है उसी पर प्रभाव पड़ता हो, किसी अन्य पक्ष पर ना प्रभाव पड़ता हो, तो उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया इससे उल्टा है। जो क्रिया कर रहा है वो क्रिया कर्ता के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उसका प्रभाव किसी अन्य पक्ष पर पड़ेगा। जैसे श्याम निबंध लिखता है, तो लिखने का काम कौन कर रहा है, श्याम, लेकिन उसका प्रभाव पड़ेगा जो उस निबंध को चेक करेगा या जो इस निबंध को पढ़ेगा या पढ़ के समझेगा। तो प्रभाव अलग दूसरे किसी और पे पड़ रहा हो तो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। फिर भी एक बार स्पष्टीकरण ना हो रहा हो तो आप अपना मटेरियल ज़रूर देखिएगा, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा हॉट चैप्टर जैसा है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ज़रूर रिवीजन कीजिए, फास्ट रिवीजन अच्छे से या आराम से कीजिए। फास्ट रिवीजन तो मैं करा ही रहा हूँ। 98 देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो फिर देखिए आ गया, मैंने कहा ना, तत्सम, तद्भव, संधि, समास, ये सब ऐसे हैं कि हर साल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब देखिए, तो तद्भव शब्द का पहचान क्या था। वैसे तो इसमें तद्भव शब्द देखिए 14 है। पुष्प, अग्नि और शलाका, ये सब तत्सम शब्द हैं। कैसे, क्योंकि अग्नि तत्सम शब्द इसलिए हैं क्योंकि संस्कृत में भी अग्नि के लिए अग्नि शब्द यूज होता है। तो अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा, आग। पुष्प, पुष्प तत्सम शब्द हैं क्योंकि संस्कृत के ये शब्द हैं, और वैसे ही यूज अगर हम कर रहे हैं हिंदी में तो ये तत्सम शब्द हो गए। पुष्प का यहाँ हो जाता है फूल। शलाका उसी तरीके से तत्सम शब्द है, ठीक है। लेकिन जो 14 है, 14 तद्भव है, क्योंकि 14 का जो तत्सम शब्द होता है वो चतुर्दश होता है। तो चतुर्दश के रूप में, शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं हम तत्सम में, इसलिए यहाँ पर हो गया। कुल मिला के हमें ये ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट के तौर पे कि तत्सम शब्द वो जो संस्कृत के हूबहू शब्द का आज भी हम हिंदी में प्रयोग करेंगे तो तत्सम, और उसमें थोड़ा परिवर्तन करके करेंगे तो वो तद्भव हो जाता है, ठीक है। 99, पगड़ी रख घीचक लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। तो इसका एक विकल्प ए इसका सही हो गया। अब आपके लिए एक काम है, जितने भी अभी तक के लोकोक्ति वाले प्रश्न पूछे गए हैं, 3-4 पूछे गए हैं शायद 12 से, सब एक जगह इकट्ठा कीजिए। यानी इसके PDF है ये, नहीं तो अलग से पेज में लिखना है तो सारे पेज में लिख लीजिएगा। ये तो आपको मिल ही जाएगा जब वीडियो आप सारा देखेंगे तब, या फिर PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मैं शेयर करूँगा तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो सारे एक जगह लिखिए, इससे क्या होगा ना, कनेक्ट अच्छे से हो पाएगा और याद रहेगा। लास्ट क्वेश्चन इस वर्ष का, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो व्योम का पर्यायवाची शब्द अंतरिक्ष भी होता है, अंबर भी होता है, नभ भी होता है, लेकिन पीयूष व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए कैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पीयूष, सोम, सुधा इत्यादि अमृत शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो सोम बोलिए या पीयूष बोलिए या सुधा बोलिए, अमृत शब्द का पर्यायवाची होता है, मतलब अमृत का समानार्थी शब्द है ये सब। अब आते हैं 2019 में। अब देखिए, इसके बाद ना सिर्फ एक ही वीडियो बचेगा। एक वीडियो बचेगा मतलब ये हुआ कि 2020 तक कंप्लीट हो जाएगा एक वीडियो और लाने पर। तो उसमें मैं कोशिश करूँगा कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो सेम टाइप के प्रश्न हैं वो 2012 से जितने सबका शॉर्ट रिवीजन ज़्यादा करा पाऊँ। देखिए पहला प्रश्न क्या है, मातृ नाम का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो मातृ नाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, मातृ प्लस ऋणाम। तो इसका ये संधि विच्छेद हो जाएगा विकल्प 20 का आंसर हो गया। देख रहे हैं संधि हर बार पूछ रहा है। अच्छा, इसमें देखिए थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ऐसे पढ़ देता हूँ। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो ये सब तो हम लोग जानते ही हैं, मतलब बेसिक बात है। फिर और क्या है, संधि में जब 2 अक्षर या वर्ण मिलते हैं तब उनकी मिलावट से विकार उत्पन्न होता है। वर्णों की यह विकारजन्य मिलावट संधि है। तो वही सेम बात है। फिर लिखा हुआ संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और फिर स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो ये पता है मैं क्यों टिक लगा के रखा था, इसलिए लगा के रखा था इसको हाईलाइट करके, ताकि ये पूरे इस तरीके से नोट्स हमें बना लेना है, क्योंकि मेंस में भी पूछ लेता है डायरेक्ट इसी तरह की चीज़ें, मतलब क्या परिभाषा होता है क्या नहीं होता है। तो आप भी अगर चाहें तो आप इस तरीके से आप बनाइए हेल्प लेकर के। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूँगा जैसे ही बनाना बनाइए, लेकिन बना लीजिएगा नोट्स संधि और समास का। इससे तो पीटी में लाभ मिलेगा ही, मेंस में थोड़ा आसानी होगी, इसका बोझ नहीं रहेगा। समान विषय पर, समान ज्ञान वाले विषय पर फिर फोकस करना होगा उस समय। 12 नंबर, गमला और आल्पीन किस भाषा के शब्द हैं। तो ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। देखिए एक बार 2013 या 14 वाले में डिस्कस हम लोग कर चुके थे 6 शब्द के बारे में।
यहाँ पर एक और शब्द पुर्तगाली बढ़ गया। हमने 3 आ से शब्द बताए थे, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि अलमारी किस भाषा का शब्द है, तो हमने आंसर देखा था कि यहाँ पुर्तगाली शब्द होता है। उसी समय हमने बोला था 2 और शब्द हैं, जैसे आलमारी, आल्पीन और अलकतरा। फिर से लिख लीजिए, बोर्ड पहले सुन लीजिए और फिर वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा अभी, तो प्रैक्टिस हो जाएगा। 3 शब्द पुर्तगाली जो हैं अ से हैं, आल्पीन, अलमारी और अलकतरा। ठीक है, 3 शब्द और हैं, बाल्टी, तंबाकू और फीता। बाल्टी वही जिसमें हम लोग नहाते हैं, और अलमारी वो जिसमें हम लोग कपड़ा रखते हैं। तो बाल्टी, तंबाकू और फीता, तो ये 6 शब्द तो पहले से हम लोग जान ही रहे हैं। गमला भी आज से जान लीजिए, तो 7 शब्द पुर्तगाली का हम लोगों ने जान लिया। इसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-2 बार लिख लीजिए, ताकि, क्योंकि देखिए पुर्तगाली शब्द एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट है, पता नहीं क्यों, लेकिन लगभग एग्जाम में ये पूछ लेते हैं, जहाँ पर भी हिंदी के एग्जाम होते हैं। अब आपसे एक प्रश्न है, आंसर दीजिए। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था तस्कर किस भाषा का शब्द है, तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके आंसर का। 13 नंबर, निम्नलिखित में से यह वाक्य छाटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया हो। तो क्रिया विशेषण किसे बोलते हैं, जो मतलब एक तो है कि विशेषता बता रहा हो, लेकिन संज्ञा सर्वनाम की नहीं, क्रिया की विशेषता बता रहा हो। जैसे देखिए डी नंबर इसका आंसर है, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तो विशेषता क्या हुआ, जी जान लगाना। किसकी विशेषता हो, पढ़ने की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया होता है पढ़ना, तो इसलिए यहाँ डी नंबर ऑप्शन हो गया। अब 14, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची शब्द भी महत्वपूर्ण है ही, तो इसको तो एक बार में तैयार नहीं होगा, बार बार बस खाली आपको जो प्रिंटेड होते हैं ना मटेरियल, उसको बार बार खाली देखते रहिए पर्यायवाची क्या होता है। एक सप्ताह में एक बार थोड़ा देख लीजिए, बस उतना से काम चल जाएगा। तो खिड़की को या तो झरोखा कहते हैं या वातायन कहते हैं, तो ये पर्यायवाची शब्द है। एक विकल्प नंबर ए इसका आंसर हो गया। अब देखिए और आगे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है। तो रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है, विकल्प सी इसका आंसर हो गया। 16, अभ्यांतर का विलोम होता है। तो अभ्यांतर का विलोम होता है बाह्य, तो इसका इस आंसर ए हो गया। जितने विलोम शब्द हैं उसको एक जगह इकट्ठा कर लीजिएगा। 17, ऐसे शब्द जो उच्चारण और जितने मतलब कौन, जितने का मतलब जो 2012 से 2020 तक के प्रीवियस ईयर से आए हुए हैं वो, और ज़्यादा नहीं इकट्ठा करना है, इकट्ठा बाकी मटेरियल में होगा आपके। तो देखिए ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो, ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, क्या कहलाते हैं। तो उसे बोलते हैं समरूप या समुच्चारित शब्द कहते हैं। थोड़ा व्याख्या भी देख लेते हैं तो थोड़ा और स्पष्टीकरण हो जाएगा। ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, समरूप या समुच्चारित शब्द कहलाते हैं। विकल्प 20 का आंसर था। 18, निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य क्या है, डी नंबर, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो फिर से वही तरीका, जो सिर्फ शुद्ध है उसी पर ध्यान देना है, उसी को लिख के प्रैक्टिस कर लेना है। 19, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो पहले तो ये देख लीजिए हंस पद क्या होता है। तो देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर व्याख्या में जो है इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। देखिए जो है ना ये वाला हंस पद है, ये जो गोल गोल मैंने किया, ये जो ऐसे करके लिखते हैं, बीच में जो छूट जाता है चाहे ऐसे करके लिखते हैं, तो उसको हंस पद कहते हैं। तो लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए हम लोग हंस पद का, बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि अच्छा ये जो हम ऐसे लिखते थे कैसे, ऐसे देखिए ये ऐसे एक पहाड़ जैसा, एक ऐसे समुद्र की गहराई जैसा, ऐसे इसको बोलते हैं हंस पद। मुझे भी दरअसल पता नहीं था, मैंने इसी को पढ़ा तब पता था कि अच्छा इसको हंस पद बोलते हैं। तो डी नंबर हो जाएगा, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। अब आगे 20 नंबर, पीताम्बर में कौन सा समास है। देखिए फिर आ गया समास। तो पीला हो अंबर जिसका, तो विशेषण विशेष है। तो देख रहे हैं सेम समास के प्रकार से बस शब्द चेंज कर दिया, कर्मधारय समास ये है। ठीक है, तो समास जरूर रिवीजन कर लीजिए। अच्छा थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करा देता हूँ। अव्ययी भाव समास के बारे में क्या बताया था हमने, जो पहला पद क्या हो, अव्ययी वाले शब्द कौन, प्रति, आ, यथा, भर, ये सब सारे, अनु, ये सब सारे शब्द अव्ययी शब्द होते हैं। ठीक है, और दिगु के बारे में क्या बताया था, जिसमें पहला पद क्या हो, संख्या बोधक शब्द हो, जैसे चौराहा है कि नहीं, तिराहा, तो 3, 4 ये सब क्या है, संख्या बोधक है, तो दिगु समास हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। अब देखिए फिर तत्सम तद्भव आ गया। कुछ कुछ तो एकदम मतलब है कि उससे पूछेगा ही पूछेगा, तत्सम तद्भव जरूर देख लेना है। तो बच्चा तद्भव शब्द है, वैसे इसका तत्सम होता है वत्स, बोलते हैं ना हे वत्स, इस तरह से वही वाली है ये। तो बच्चा शब्द का तत्सम रूप वत्स होता है, याद होगा ही।
अब तो इतनी बार कम से कम 10 बार बोल दिया हूँ तो रिपीट हो ही गया होगा आपको कि तत्सम शब्द वो जो संस्कृत के वही शब्द आज अगर हम हिंदी में प्रयोग करें तत्सम कहलाएगा, उसमें थोड़ा परिवर्तन करके करेंगे तो तद्भव कहलाएगा। जैसे वत्स बोलते हैं तो तत्सम, और उसमें थोड़ा सा बदलाव कर देंगे बच्चा तो वो हो गया तद्भव। जैसे हस्त तो तत्सम, हाथ तो तद्भव। 22, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो तालु से आंसर तो इसका हो जाएगा तालु से छ का होता है, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण पता है क्या है जानना, तालु से कौन कौन से अक्षर का उच्चारण होता है, इसका हम पहचान आसान तरीके से कैसे करें। तो देखिए सबके नियम तो हैं, आप लोगों में से बहुत लोगों को तो आता भी होगा, लेकिन मैं सिर्फ एक बता देता हूँ। जो चवर्ग होते हैं, चवर्ग का मतलब क्या, च छ ज झ य, ये जो होता है, तो चवर्ग वाले जितने शब्द 5 अक्षर हैं ये 5 तालु के होते हैं। और भी मुझे याद आ रहे हैं कि कवर्ग क्या क्या से होते हैं, लेकिन वो नहीं बताऊंगा क्योंकि बताऊंगा तो सारा फिर भूल ही जाएंगे। तो आपको हम याद रहना चाहिए कि अच्छा उसमें सिर्फ एक ही बताया गया था वीडियो में, चवर्ग, चवर्ग बोला था तालु से होगा, तो इस तरह से एक तो कम से कम याद रहेगा। तो चवर्ग तालु से बोले जाते हैं, चवर्ग के सारे, तो इसलिए देखिए छ क्या है, चवर्ग का हिस्सा है। अब देखिए 23 नंबर, अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो अंक शब्द का अर्थ चिन्ह भी होता है, गोद भी होता है, संख्या भी होता है, अंग नहीं होता है। तो विकल्प डी इसका आंसर हो गया। 24 नंबर, अपनी करनी पार उतरने का अर्थ है। तो अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, तो इसी को बोलते हैं अपनी करनी पार उतरने, विकल्प बी इसका आंसर हो गया। 25 और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला ध्यान ही नहीं देना है, वैसे इसमें देखिए महत्व है, देखिए इसमें कन्फ्यूजन क्या होगा मैं थोड़ा लिख के बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, कितना माइनर है, अगर आदमी उतना दिमाग प्रेशर में रहता है वहाँ पे एग्ज़ाम में, अगर ऐसा मतलब क्वेश्चन हम देखें ना तो डायरेक्ट लगा दे, समझ में नहीं आएगा। देखिए महत्व ये लिखा हुआ, ऑप्शन में ये दिया हुआ, लेकिन पता है शुद्ध क्या होगा, शुद्ध पता है, देखिए अब थोड़ा कलर करके चेंज करके मैं थोड़ा बताता हूँ। तो शुद्ध जो होगा यहाँ पर ये होना चाहिए था, तब जा कर के होता सही, समझे। मतलब देखिए ऐसे लिखेंगे म ह आधा त और उस पर ऐसे रेफ कुत्ता वाला और यहाँ पर व, तब जा कर के होता है। यहाँ पर देखिए यही गलती है, ये त के ऊपर जो है ना ऐसे लाइन वो है ही नहीं, तो यही गलती था यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया। तो कितना माइनर सा है, बाकी ये सब निसंदेह जो है, कौन कौन सा है देखिए, निसंदेह जो है और ये निसंकोच है, ये सब सही है, उज्ज्वल है सही है। तो एक बार लिख के थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। धन्यवाद, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और शेयर, अब छोड़िए क्या शेयर सब्सक्राइब, आप खुद ही समझदार हैं, मैं क्या बोलूँ, टाइम बेकार का खर्च होता है। धन्यवाद।